स्टूडेंट्स, आज के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। आप में से कई स्टूडेंट्स रेगुलरली बात कर रहे हैं मुझसे, कुछ लोग फोन पे, कुछ व्हाट्सएप पे, कि सर आखिरकार मार्केट को हो क्या गया है। मतलब ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा है कि इतने दिन तक मार्केट गिरता चला जा रहा है, जरा सा बाउंस आता है, शेयर फिर गिर जाता है। ये हो क्या रहा है मार्केट के अंदर? और आखिरकार फॉरेनर्स माल बेचना बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? एफआईज की सेलिंग रुक क्यों नहीं रही है? तो मैं आपसे आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन शेयर कर रहा हूं बेटा। कुछ दिन पहले सिंगापुर बेस्ड एक सीनियर एफआई फंड मैनेजर से मेरी बात हुई। लंबे समय तक वो अहमदाबाद आए हुए थे। उनका गिफ्ट सिटी में एक मीटिंग था। इंसिडेंटली मेरे एक सबऑर्डिनेट, मेरे एक नोन पर्सन के वो बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो मुझसे मेरे फ्रेंड ने बात की कि इस तरह से एक बहुत सीनियर फंड मैनेजर अब्रॉड से आए हुए हैं, और वो अगर आप चाहें तो हम उनके साथ एक मीटिंग कर सकते हैं। बोला, दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। लर्निंग प्रोसेस में इससे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? हाँ, आपने ठीक सुना। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए एक्सपर्ट नहीं हो सकता। एक्चुअली एक्सपर्ट शब्द ही गलत है। हम हर वक्त सीखते हैं, हम हर वक्त लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। तो उनसे मैंने मुलाकात की, और उनसे मुलाकात करने के बाद जो चीजें मुझे समझ में आई कि क्यों फॉरेनर्स इंडिया को छोड़ के चले गए, और क्या रीजन है कि अभी तक उनकी सेलिंग रुक नहीं रही है। कम जरूर हो गई है, किसी टाइम पे रोज के 5,000 करोड़ का माल बेचते थे, आज रोज का 500 करोड़ बेच रहे हैं, लेकिन वो बेच जरूर रहे। शेयर्स के कोई ठिकाने नहीं है। मतलब ऐसे भी शेयर्स हैं जो ऊपर से 95% तक गिर चुके हैं। लास्ट 1-2 साल में जो आईपीओ आए थे, उनमें तो जो तबाही मची है वो लोगों की समझ के परे चली गई है कि ये हो क्या रहा है। और इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट, कईयों के मन में क्वेश्चन है कि आखिरकार ये जो कार्नेज है, ये जो तूफान मचा पड़ा है, कि बाजार गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस उम्मीद ही छोड़ दो पैसा कमाने की। रोज सुबह उठो, अपना डीमेट अकाउंट खोलो, और देखो आज 2,000 रुपए पोर्टफोलियो घट गया, आज 3,000 रुपए पोर्टफोलियो घट गया, आज 1% पोर्टफोलियो घट गया, 3% पोर्टफोलियो घट गया। मुश्किल से किसी एक दिन 1-2% शेयर बढ़ता है, दूसरे दिन 5% टूट जाता है। उसके अलावा शेयर्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस, जैसे अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया 1,800 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वायर्स एंड केबल बिजनेस में। पॉलीकैब, केईआई सब मिला के 50,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप उड़ा दिया। शेयर 15-15% टूट गए। कल ही आप में से कईयों ने देखा इंडसइंड बैंक एक ही दिन में 26% से ज्यादा गिर गया। इंडसइंड बैंक छोटा बैंक नहीं है बेटा, देश का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक के बाद चौथे नंबर का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। और उनकी हालत ये हो गई थी, सॉरी 5वें नंबर का, एक्सिस नंबर 4 पे, 5वें नंबर का सबसे बड़ा बैंक, और ये तबाही 26% उड़ गया एक ही दिन में। तो ये सब क्यों हो रहा है? आइए मैं आपको उसके पीछे की पूरी कहानी सुनाता हूं। बेटा, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट्स में सेल ऑफ शुरू कहां हुआ। फॉरेनर्स ने माल बेचना कहां से शुरू किया? क्योंकि अगर हमें यह नहीं पता है कि फॉरेनर्स ने बेचना शुरू क्यों किया और कब किया, तो ये हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि वो वापस कब आएंगे, उनकी बाइंग कब शुरू होगी। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोरिलेटेड है। आई रिपीट, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोरिलेटेड है। तो जैसे ही उनकी बाइंग शुरू होगी हमें मार्केट में तेजी दिखेगी। लेकिन हमें पता करना पड़ेगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, आपकी कंट्री को छोड़ के क्यों चले गए और कब गए। ये आपके सामने मैं निफ्टी ओपन कर रहा हूं।
22,436 पे खड़ा है हमारा निफ्टी, लेकिन इसकी हालत शुरू से ऐसी नहीं थी। आप देख सकते हैं एफआईज की सेलिंग शुरू हुई थी 24 सितंबर के दिन। पहली बार एफआईज ने 26,000 का आंकड़ा हमारे निफ्टी में छुआ था 24 सितंबर के दिन, और उसी दिन एफआईज ने बेचना शुरू किया। तो यह तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 सितंबर 2024, 24/9/24। इस तारीख को ऐसा क्या हुआ कि फॉरेनर्स को लगा यार इंडिया में पैसा लगाकर उतना पैसा नहीं बनने वाला है जितना बाकी देशों में पैसा लगा के मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो हम सबको समझनी चाहिए। फॉरेनर्स को ऐसा क्यों और कब लगा कि इंडिया में पैसा लगा के उतना पैसा नहीं बनेगा जितना फॉरेन में बनेगा। और दूसरी चीज, ये पैसा निकल कर गया कहां, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना बेटा। इंडिया से पैसा निकला, लेकिन गया कहां? आइए आपको दिखाते हैं उसका पूरा खेल। ये है हैंगसेंग इंडेक्स, हांगकांग का शेयर मार्केट। आइए इसमें क्या हुआ ये देख लेते हैं। आप देखेंगे एग्जैक्टली जिस तारीख को हमारे यहां तबाही शुरू हुई, उसी तारीखों से उनके वहां तेजी शुरू हो गई। ये देखिए 20% की तेजी, अभी तक ये नेट 23% बढ़ चुका है, 27% की तेजी हो चुकी है हैंगसेंग। ये चाइना का दूसरा इंडेक्स, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स। ये आई 24 सितंबर, वहां से यहां तक आप देख लीजिए लगभग 18% की तेजी ये कर चुका है मार्केट। तो आखिर ऐसा क्या कर दिया चाइना ने, वहां पे तेजी क्यों आई और हमारी मंदी क्यों हुई? ये दोनों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा। इंग्लिश में कहावत है द डेविल लाइज इन द डिटेल्स, और वही चीज आज आपको समझनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, ये पूरा खेल शुरू होता है 24 सितंबर को। ये पूरी तारीखों के साथ मैंने डेटा निकाला है आपके लिए। 24 सितंबर को चाइना के सेंट्रल बैंक ने अनवील किया कि हम रेट कट्स ला रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स घटा रहे हैं, और एग्जिस्टिंग ओल्ड हर तरह के किसी भी तरह के आपके लोन्स हैं उस पे वो एप्लीकेबल हो जाएगा। किसी भी प्रकार का आपने लोन ले रखा है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको इंटरेस्ट में रिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। वहां के लोगों के लिए, वहां के कंपनियों के लिए लोन उठाना सस्ता हो गया, रेट कट। उसके बाद फिर चाइना के सेंट्रल लीडरशिप ने कहा कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ लाएंगे। फिर सेंट्रल बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट्स रिजर्व रेट कम कर दिया, 20 बेसिस पॉइंट कम किया। एक एक करके, एक एक करके वो अपनी गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को बेनिफिट्स पहुंचाते चले गए। वहां की हाउसिंग अथॉरिटी ने एक लोन सिस्टम रेडी कर दिया। जो अनफिनिश प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर 4 ट्रिलियन युआन का खर्चा करके बिल्डर्स को मदद की कि आप चिंता मत करिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखते जाइए, 10 ट्रिलियन युआन, 1.36 ट्रिलियन डॉलर्स लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग के ऊपर दे दिए, टैक्स इंसेंटिव दिया, हर तरह से, लिटरली हर तरह से डेली बेसिस पे ये लोग अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए अनाउंसमेंट करते चले गए। और सबसे बड़ा ब्लो आया जनवरी में। हम सबको ये लगा था
कि मार्केट एक पॉइंट के पॉइंट बाद तो ठीक हो जाएगा भाई, लेकिन मार्केट ठीक नहीं हो रहा, उल्टा गिरता गया। जनवरी में हम सबको लगा था कि भाई तेजी आ जाएगी, जनवरी में हम सबको लगा था तेजी आ जाएगी, वो जनवरी में भी नहीं आई। तो क्या रीजन है भाई? आप पढ़िए आइटम नंबर 15। जनवरी 2025 में गवर्नमेंट ने लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनको $20 बिलियन जितना सरप्राइज वेज इंक्रीज दिया। उन्होंने डिमांड नहीं की थी कि हमारी पगार बढ़ाओ, वहां के लोगों ने डिमांड नहीं की थी कि हमारी पगार बढ़ाओ। गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ अ सडन सबको बहुत भर भर के पैसे दे दिए, लो पैसे। अब आप सोचोगे सर गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा? गवर्नमेंट ने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पैसे दिए, वो पैसे कहां जाएंगे? या तो उससे शॉपिंग होगी, बड़े बड़े सेल्स लगे जिनमें खरीदारी हुई, तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स का माल बिका, जिन लोगों को घर खरीदने थे उन्होंने घर खरीदे, तो जो बिल्डर्स थे उनका माल बिका। चाइना ने अपनी इन्वेंट्री क्लियर कर ली, चाइना ने अपनी इन्वेंट्री क्लियर कर ली बेटा। उसके अलावा उन्होंने हर चीज की तैयारी कर रखी है बेटा, हर चीज की। देखो, ट्रेड टैरिफ जिनकी बात आप आज सुनते हो, दिसंबर 11 को चाइना ने उसकी तैयारी कर ली थी कि अगर ये लोग गद्दी पे बैठे तो ये टैरिफ बढ़ाने में दिक्कत होगी, हमारे लिए मुसीबतें होगी, हमारे लिए फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ेगी, तो उससे बेटर है हम पहले से ही तैयारी कर लें। उन्होंने एक फंड बना लिया था ऑलरेडी, हमारी तरह नी जर्क रिएक्शन नहीं था। तो ये रीजन है बेटा कि एफआईज आपके यहां से माल बेच के चाइना चले गए। अब हमारा सवाल है ये, इंडियन इन्वेस्टर क्या कर रहा है इस वक्त? बैठ के गाना गा रहा है, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। परदेसी जो छोड़ के गया है हमको, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अब हम इंतजार में बैठे हैं हाथ जोड़ के कि आ जाओ वापस। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये एफआईआईज कब वापस आएंगे? लेकिन मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं क्वेश्चन से लेना चाहता हूं, किसी का कोई सवाल बेटा? कोई भी सवाल हो पूछिए बेटा, बिंदास पूछिए। वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव यू आर फ्री टू रेज, फटाफट पूछते जाइए एक एक करके, एक दो तीन पांच जो सवाल हो आपके, फिर मैं उसके बाद आपको आगे का रास्ता बताऊंगा कि ये कब लौटेंगे और कैसे लौटेंगे। नो क्वेश्चंस? मानव कोई क्वेश्चन? नो सर। प्रीत मैम? No, sir. सुनील Everything भैया? is clear. सुनील भैया? नहीं 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 सर, ओके, आगे बढ़िए सर। अब आ जाते हैं, ये जो आप रोज सुन रहे हो टैरिफ 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 टैरिफ, ये है क्या? इसको समझना जरूरी है। टैरिफ का मतलब है टैक्स, इंडिया में हम उसको टैक्स कहते हैं। साधारण भाषा में कह रहा हूं, जिसको ये लोग टैरिफ कह रहे हैं हम उसको टैक्स कहते हैं। भाई वहां से इंडिया में माल मंगाओ तो टैक्स लगता है। अब आ जाइए ये टैरिफ वॉर के चलते क्या हो सकता है और टैरिफ किसको अफेक्ट करेगा। देखो, टैरिफ उन कंपनियों पे कंट्रियों पे लगेगा जो अमेरिका को माल बेचेंगी। अब ऐसी दुनिया की कंट्रीज में उनकी टोटल जीडीपी यानी टोटल इनकम का कितना परसेंट एक्सपोर्ट से आता है, उन कंट्रियों की लिस्ट आपके सामने रखी है मैंने। जैसे वियतनाम,
उनकी टोटल इनकम का 94% एक्सपोर्ट से आता है। मलेशिया का 68%, थाईलैंड का 65%, साउथ कोरिया का 44%, यूरोप का 53%, जर्मनी का 47%, फ्रांस 33%, यूके 33%, इंडिया का 22%। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया अपनी इनकम का सिर्फ 22% ही विदेशों में माल बेच के कमाता है, बाकी सब इंडिया के लोग ही इंडिया का माल खरीदते हैं। तो इंडिया इज एन इकोनॉमी विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हम सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी नहीं है, लेकिन हमारी 78% इनकम जो है वो अपने इंडिया के अंदर से ही आ जाती है। 22% इनकम ही हमको फॉरेन से मिलती है। उसमें भी हम सामान कम, सर्विस ज्यादा बेचते हैं। आईटी से रिलेटेड सर्विसेज, आउटसोर्सिंग, केपीओज, बीपीओज के थ्रू सर्विस सेक्टर की इनकम हमारी बड़ी है, प्रोडक्ट्स कम है। अब ये पूरा झमेला है उन कंट्रीज के बीच में जो अमेरिका और एक्सपोर्टर्स है। आने वाले समय के लिए इंडिया अट्रैक्टिव मार्केट क्यों बन रहा है, अब आप समझिएगा। पहली चीज, आपका इंडेक्स ऊपर से मैसिवली गिर चुका है। अपने टॉप से अगर आप गिरावट देखेंगे, ये आपको मैं निफ्टी दिखा दूंगा। तो अगर आप देखेंगे बेटा, निफ्टी का टॉप बना था 26,216, वहां से आपका मार्केट लगभग लगभग 15% गिर चुका है। तो एक तो कंपैरेटिवली सस्ता हो गया, ठीक है, एक तो कंपैरेटिवली वो सस्ता हो गया। जितना प्रीवियसली महंगा था, अब उतना महंगा वो नहीं रहा। स्टॉक सस्ते हो गए, कई सारे शेयर्स तो 80-80, 90-90% तक गिर गए हैं। वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता ना अब क्या हो रहा है और क्या होगा। अगर सपोज अमेरिका टैक्सेस लगाना शुरू करता है, तो उन कंट्रीज के लिए खराब खबर है जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं। इंडिया का अमेरिका को किया जाने वाला एक्सपोर्ट बहुत लिमिटेड है, बहुत लो अमाउंट में हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। पहली बात ये। दूसरा, आप देख लीजिए, हमारी टोटल एक्सपोर्ट में से अमेरिका को 18% जाता है। टोटल सेल का 22% ही एक्सपोर्ट है, उस 22% में से भी 18%, यानी लगभग लगभग टोटल सेल्स का गिन लो तो 6-7% ही हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब उसमें हम क्या क्या बेचते हैं अमेरिका को, देख लीजिए। हम मोती बेचते हैं, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, कॉइन्स, यस, सिक्के हम अमेरिका के यहां से बना के बेचते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दवाइयां सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, नियरली 40%। मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स एंड डिस्टिलेशन यानी शराब, ये सब चीजें हम लोग वहां पे बेचते हैं। इंडिया बहुत रेयर कंट्रीज में से है जिनका अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। अमेरिका हमसे माल ज्यादा खरीदता है और हम अमेरिका से माल कम मंगाते हैं। तो जो ट्रम्प बोलता है ना कि आप के मैं टैरिफ लगा दूंगा, एक्चुअली में इंडिया विल बी लीस्ट अफेक्टेड। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि अफेक्ट होगा ही नहीं, लीस्ट अफेक्टेड। अब मुद्दा ये है, कब ये लौटेंगे, कब, ध्यान से समझो। देखो बेटा, इस वक्त टैरिफ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। ट्रंप आज बोलता है मैं चाइना, मैक्सिको, कनाडा पे टैरिफ लगाने वाला हूं, 2 दिन बाद आके बोलता है नहीं नहीं अभी फिलहाल के लिए नहीं लगा रहा हूं, 6 महीने बाद सोचेंगे, 1 साल बाद सोचेंगे। सो द पॉइंट इज, वो खुद ही अपने स्टांस पे क्लियर नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उनको करना क्या है, उनका प्लॉय क्या है, उनको खेलना किस पिच पे है, उनको नहीं पता चल रहा है।
और यही उन्हीं को हैम्पर कर रहा है, यही उनके लिए बड़ी मुसीबत बन रहा है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आखिर उनको करना क्या है। अगर वो डिसीजन ले पाते तो उनके लिए समस्या नहीं थी। और ये वहां की इकोनॉमी को भी समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि यार रोज नए कानून बनते हैं, रोज पता चलता है आज इस कंट्री पे टैरिफ लगा दूंगा, आज इस कंट्री पे टैरिफ लगा दूंगा। ये पॉलिसी सही नहीं है। आने वाले 2 से 3 महीनों में जब टैरिफ के ऊपर पूरी क्लैरिटी आ जाएगी तो पूरी की पूरी संभावना है कि 2 चीजें हमारे फेवर में जाएंगी। पहला, हमारी कंपनियों की अर्निंग्स अच्छी आए। पिछले क्वार्टर में ये दिक्कत थी, हमारी कई सारी कंपनियों की अर्निंग अच्छी नहीं थी। दूसरा, दूसरा सेलिंग बरकरार थी। तो मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे सेलिंग रुकेगी, पहला कदम वहां से आएगा। और दूसरा कदम आपके लिए होगा कि आपकी कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आ जाए तो आप उनके लिए एक इन्वेस्टेबल मार्केट बनेंगे। और जैसे ही आप उनके लिए एक इन्वेस्टेबल मार्केट बनेंगे वो आपके वहां पैसा लगाएंगे। ये है पूरी कहानी। तो हमारे बाजार में तेजी कब शुरू हो सकती है? मेरी एस्टीमेट ऐसा कहती है सेकेंड हाफ ऑफ 2025, यानी जो हमारी जून जुलाई मंथ से है, मुझे लगता है वहां से तेजी शुरू होगी। जो लोग बोल रहे हैं ना अभी से तेजी शुरू होगी, मुझे ये लंबा प्रोसेस दिखता है। अब कईयों के मन में कुछ और सवाल सवाल ये कि सर अब पैसा कहां लगाना चाहिए? जो शेयर्स हैं जिनमें भारी नुकसान हो गया है उसमें क्या करें? उसके लिए आगे का रास्ता क्या? देखो बेटा, आप सब समझदार और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हो, तो जो चीजें मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मार्केट का पूरा टेक्सचर चेंज हो रहा है। तेजी जब आती है ना बेटा, तो सबसे पहले लार्ज कैप्स में आती है, उसके बाद मिड कैप्स में आती है, उसके बाद स्मॉल कैप्स में आती है। और तेजी खत्म होती है तो उल्टा चलता है, सबसे पहले स्मॉल कैप बिकते हैं, मिड कैप बिकते हैं, लार्ज कैप बिकते हैं। लार्ज कैप्स में मैसिव सेलिंग रिसेंटली हो चुकी है। आप देख लीजिए, रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हुए पिछले 1 डेढ़ महीने में। अब अगर जो नेक्स्ट राउंड ऑफ तेजी शुरू होगा तो वो शुरू होगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, आई रिपीट, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप्स, जिसमें मेरी कुछ प्रिफर्ड्स हैं। अगेन मैं कह रहा हूं डिस्क्लेमर के साथ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी प्रेफरेंस मैं आपको बता देता हूं। मुझे लार्ज कैप फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, एफएमईजी, पसंद आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कोई, अगेन मैं कह रहा हूं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप कंसिडर कर सकते हो लार्ज कैप फार्मा में अगर आप देखना चाहो तो। से फॉर एग्जांपल सिप्ला, ये एक कैंडिडेट हो सकता है। दूसरा एक ऐसा कंपनी जिसको अमेरिका के टैरिफ का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, मैनकाइंड फार्मा। ये बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है बेटा। मैनकाइंड फार्मा के टोटल बिजनेस का सिर्फ 0.5% ऐसा है जो वो एक्सपोर्ट करते हैं। कितना? 0.5%। बाकी सब इंडिया में यूज हो जाता है। उससे अच्छी चीज क्या है, ये कंपनी साल के लोएस्ट रेट में चल रही है। 1 साल पहले भी ये शेयर 2100 रुपए का था और आज भी ये शेयर 2100 रुपए का, जबकि साल के दौरान ये 3000 तक के हाईस कर चुका है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, अर्निंग्स में कोई कमी नहीं है, 84-88 हजार करोड़ का मार्केट कैप है।
तो हर तरह से बढ़िया कंपनी है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई ऑलवेज से प्लीज डू योर ओन डिलिजेंस एंड एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि बाजार कभी भी पलट जाता है, नुकसान करवा सकता है। ठीक है बेटा? तो ये थी पूरी राम कहानी कि क्यों एफआईआईज इंडिया छोड़ के चले गए और कब एफआईआईज इंडिया लौटेंगे। अब आपके कुछ अगर सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, किसी शेयर के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो भी पूछ लीजिए। सर मुझे सेंको गोल्ड के बारे में। देखिए मैम, गोल्ड मैंने पहले भी बता रखा है, गोल्ड अपने आप में एक ऐसा सेटअप है जो सिक्लिकल रनवे पे चलता है। अब आप देख लीजिए। तो नहीं, उसकी प्राइस एकदम से इतनी डाउन हो गई और वो स्प्लिट हो गया ऐसा। सेंको गोल्ड, आपकी बाइंग प्राइस क्या थी मैम? सर मैंने तो 1000 से ऊपर के प्राइस में लिया था। और स्प्लिट अभी क्या है? 15 शेयर्स लिए। स्प्लिट अभी तो ये ना सर, वो स्प्लिट हो गए तो 30 शेयर्स हो गए और ये प्राइस चल रही है सर। मतलब 15 शेयर लिए थे आपने हाँ 15 लिए थे। और वो 30 हो गए, लेकिन भाव अच्छा, आप इतना ऊपर जाके खरीदे थे यहाँ? हाँ सर। हाँ यार जब सर क्लासेस हे भगवान, तब क्या कर लिया। रहे हो मैम? हे भगवान, ये बहुत बहुत गलत फैसला है मैम। 1000 रुपए उसकी वैल्यूएशन थी ही नहीं। आपने एकदम उसी दिन खरीदा है, मतलब जिस दिन इसने बोला कि बस आज ही खत्म करूंगा खेल। सर अभी तो इतना डाउन हो गया है ये। अब इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको होल्ड ही करना पड़ेगा, बैठे रहो लेके, क्या करो, कोई ऑप्शन नहीं। एनीवन एल्स? आपकी बाइंग में फिर से पूछ रहा हूं मैम, आपने तारीख कौन सी को खरीदा है, बता सकती है? सर एग्जैक्ट तारीख तो मुझे भी याद नहीं है। आपके डीमेट अकाउंट में दिखाएगा मैम डेट, मुझे पता नहीं क्यों डाउट जा रहा है। डीमेट अकाउंट में देखो। हाँ देख के बताइए ना मुझे, आपकी डेट क्या है परचेज की, क्योंकि ओके। शायद आपके पास मौका है और शायद आपने मिस किया है, शायद, मैं जानता नहीं 100%। जी सर मैं देखती हूँ। हाँ जी, सर हाँ जी पूछिए। हेलो सर। सर KRN का RSI चेक करना है एक बार तो। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं, ये देखो। सर जी मैम। सर 16 अगस्त को दिया। देखो आपने गलती की मैम, फिर तो आप गलत हो, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फिर आपने लालच की है मैम। देखो, अगर आपने 16 अगस्त को खरीदा है, बहुत इंटरेस्टिंग खेल हो रहा है, हाँ, ध्यान से देखो। अगर आपकी 16 अगस्त की बाइंग है तो उस दिन रेट चल रहा था एक 1100 रुपए के आसपास। ठीक है? जी सर। अब उसके हाँ बाद ये शेयर अगर हम स्प्लिट की वैल्यू निकालें तो ऊपर में आपके पास मौका तो आया था यहाँ पे बेचने का, तो डबल हो गए थे पैसे, क्यों नहीं बेचे? सर मैंने नहीं सेल करा। अब मैम देखो, ये हद से ज्यादा बड़ी गलती नहीं है? गलती है सर। आपका पैसा डबल हो चुका है यार, आपको तो बेचना ही था, पैसा डबल हो गया था। इस मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, नेवर लव योर शेयर्स। दुनिया में चाहे वो इंसान हो चाहे वो शेयर हो, आप जिससे मोहब्बत करोगे वो दुखी देगा।
डबल तो हो गया था बेचारा, 4 महीने में आपका शेयर डबल हो चुका था। यू शुड हैव सोल्ड इट, आपको बेच ही देना था। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, अब इसको होल्ड करिए। हाँ जी, ये करण भाई RSI आपके सामने चल रहा है, 57 का है राइट नाउ KRN का। पिवट लेवल पे बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते, इसमें करनी नहीं चाहिए। ये अगेन कह रहा हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस एज पर द रूल्स जो हम सीखते हैं, जो समझते हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इसमें बाइंग सेलिंग हमको नहीं करनी चाहिए। ओके सर। हाँ, सर एक्सिकॉम। एक सेकंड, एक्सिकॉम, ये एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स, ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में पहुंचा है अभी, देख सकते हो आप। SPG एनालिसिस करके अपना फैसला लें। चलिए दूसरों से सवाल लेते हैं। कौन था बीच में जिसने क्वेश्चन रेज करने की कोशिश की थी करण के साथ साथ? किसी और की आवाज आई तो थी। हेलो सर। बोलिए 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 मैम। सर जैसे बोल रहे हैं आप कि मिड ऑफ दिस ईयर मतलब कुछ मतलब मार्केट थोड़ा रिकवर होगा कि क्या, तो तब नहीं नहीं तक नहीं तो नहीं, हमारा मैं सी नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। अब आप शायद ध्यान से सुने नहीं। जिनको लग रहा है, एक तो चीज देखिए, पोर्टफोलियो में 3 चीजें करनी होती है जो बहुत जरूरी होती है। एक क्वार्टरली रिजल्ट्स का एवेल्युएशन, हर 3 महीने में हमको क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करने होते हैं कि भाई कंपनी हमारी जो चुनी हुई है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो हमें उनमें नहीं रुकना होता। परफॉर्मेंस अच्छा है देन एंड रुकना देन नहीं ओनली। सर, मतलब अभी जैसे इतना मार्केट डाउन गया है तो मोस्टली पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स हैं मोर देन 40% तो डाउन है। ओवरऑल पोर्टफोलियो ही मेरा 40% डाउन है, तो मतलब अभी क्या। आप नसीब वाले हो कि आपका सिर्फ 40% गया है, लोगों का 80-80% चला गया है। मैं आपको एक बहुत जोरदार दिखाता हूं। ये एक मेरे फ्रेंड है जिनके पास इस कंपनी के 160 रुपए के भाव के 4 लाख शेयर हैं। AGS का IPO में लगे थे भाई साहब को। उसके बाद किसी ने उनको बोला था कि ये शेयर बहुत चलेगा। तो सर वही बात है ना, इतने जैसे डाउन है तो हम लोगों को अभी एग्जिट नहीं लेना है कि एग्जिट ले लेना है मैं आपको इनमें। पूरी बात खुद का समझा। पोर्टफोलियो देख के मतलब आप आगे ट्रेडिंग की तो आप इच्छा ही आप आधा मर गई है सबकी। आपको फिर से वही गलती हो रही है, मैं आपको समझाता हूं। किसी भी शेयर को चुनने से पहले हम SPG करते हैं कि नहीं करते? सर करते हैं, पर जो शेयर्स SPG में भी अभी थोड़े बहुत भी वीक हो गए ये रिजल्ट के बाद के क्या, देखो, तो उनका भी मैं क्या। मैं आपको सीधे बताता हूँ। जिस दिन कंपनी का रिजल्ट खराब आए मैं शेयर बेच देता हूं। मैं फिर से बता देता हूं, आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल। जस्ट अ मिनट। नेटवेब टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हाँ मैंने ये शेयर बेच दिया। जेन टेक्नोलॉजी मेरा पर्सनल फेवरेट था, आप सब जानते हैं। सर भाई उसका तो कितना हाई पे गया था। रिजल्ट खराब आया, मैंने बेच दिया, देखा ही नहीं दूसरी तरफ उसको कि वो कहाँ है क्या है। अभी 1900 समथिंग पे चल रहा है वो। नहीं नहीं, कम है बहुत। कहाँ 19? 1100 का शेयर है। हाँ सॉरी, जेनटेक में वो उसकी बात कर रहे हैं। सर आपने क्या रेट में निकाला सर इसको? मैंने 1895 में निकाल दिया। ओके। 1895 में मैंने इसको जाने दिया। मैं बोला जाओ यार, रिजल्ट अच्छा। देखो बात सीधी सीधी है, जी। हाँ इस कोई भी शेयर मेरा सगा नहीं हो सकता। सही यस। सही।
मैंने खरीदा इसी पर्पज से है कि मुझे बेचना है, लेकिन बाजार का टॉप और बॉटम कोई पता कर ही नहीं पाया, आज तक नहीं कर पाया, ना कभी फ्यूचर में कर पाएगा। सर मैं Yes, sir. एंजल वन समझी, सॉरी एंजल वन 1900 एंजल वन का समझी। पूरा बिजनेस ही डैमेज हो गया है मैडम। आप लोग सेम लिंक से रीजॉइन करिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं।